Assalamualaikum dear students, welcome to the platform of Nain Academy. I am your host मोहम्मद जुल्करनैन। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो के अंदर हम नाइन्थ क्लास बायोलॉजी जो हमारी न्यू बुक है इसके चैप्टर नंबर 10 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स बच्चों इसमें हम एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स हम एक्सरसाइज के जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, हम लॉन्ग क्वेश्चंस को देखेंगे और साथ ही साथ हम इंक्विजिटिव क्वेश्चंस को जो है वो डिटेल से स्टडी करेंगे। इसके अलावा हमारे इस चैप्टर के अंदर जो इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और जो आप लोगों से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और जो एक्सरसाइज के अंदर गिवन है बच्चों इन तमाम को हम डिटेल से स्टडी करेंगे। तो आप लोगों ने लेक्चर को लास्ट तक देखना है। तो स्टूडेंट्स आए हम सबसे पहले जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस को स्टडी करते हैं। तो स्टूडेंट सबसे फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बडिंग इन यीस्ट। बच्चों यीस्ट के अंदर जो है वो बडिंग किस तरह से होती है बच्चों, ये मैंने आपको ड्यूरिंग द लेक्चर पढ़ाया था, मैं आप लोगों को बुक से भी दिखा देता हूँ। बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बडिंग का जो पैराग्राफ है यहाँ से लेकर यहाँ तक आप इसमें ये पूरा पैराग्राफ जो है वो लिख देंगे। अब इसके अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है उन्होंने कि इसके अंदर बडिंग किस तरह से होती है। तो बच्चों अगर आप लोग इस पैराग्राफ को समझना चाहते हैं तो आप लोग मेरा जाके लेक्चर सुन सकते हैं, बहुत आसान है, मैंने आपको बहुत तफसील से पढ़ाया था। तो आप लोग अभी जो है मैं आज के इस लेक्चर के अंदर आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चंस के निशान मार्क करवाऊंगा और अगर आप लोगों ने इन शॉर्ट क्वेश्चंस को समझना हो तो आप वो कंसेक्टिव लेक्चर जाके वो सुन सकते हैं। तो बच्चों ये जो है ये फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर है। बच्चों सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन देखें, वो कहते हैं राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्पोर फॉर्मेशन इन फंजाई। बच्चों फंजाई के अंदर जो है वो स्पोर फॉर्मेशन किस तरह से होती है। बच्चों यहाँ पे देखें आपकी बुक के अंदर आगे स्पोर फॉर्मेशन इन फंजाई के हवाले से जिक्र है। बच्चों यहाँ पे सबसे पहली लाइन में स्पोर्स की डेफिनेशन है और उसके बाद यहाँ से लेकर बच्चों यहाँ तक ये स्पोर फॉर्मेशन इन फंजाई है, ठीक है। तो बच्चों आप लोग जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक लेके आएंगे, ठीक है। तो ये इस पैराग्राफ के अंदर उसने बताया हुआ कि किस तरह से फंजाई जो है वो स्पोर्स की फॉर्मेशन करते हैं। फंजाई के अंदर बच्चों क्या होता है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम स्पोरेंजिया का नाम देते हैं। स्पोरेंजिया के अंदर बच्चों क्या होता है, सेल्स जो है वो तकसीम करके स्पोर्स बनाते हैं, ठीक है। जब वो स्पोरेंजिया जो है वो स्पोर्स से भर जाती है जिस तरह यहाँ पे आपको नजर आ रहा है और जैसे मुनासिब कंडीशन उसको मिलते हैं तो ये ब्रस्ट करती है, फटती है और यहाँ से स्पोर्स बाहर निकलते हैं और मुनासिब कंडीशन जब जैसी उन्हें अवेलेबल होंगी वो फौरन से ग्रो कर जाएंगे। तो बच्चों बहुत आसान है, आप लोगों ने इसे बहुत अच्छे तरीके से याद करना है। बच्चों आगे देखें क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ स्पोर फॉर्मेशन इन फंजाई एंड बैक्टीरिया। बच्चों बैक्टीरिया और फंजाई के अंदर स्पोर फॉर्मेशन के एडवांटेजेस क्या हैं। बच्चों एडवांटेजेस भी यहीं पे लिखे हुए हैं इसी पैराग्राफ के नीचे वाले पैराग्राफ के अंदर। बच्चों यहाँ पे देखें ये एडवांटेजेस हैं, ठीक है। ये जो स्पोर्स हैं ये टॉलरेट बर्दाश्त कर सकते हैं अनफेवरेबल कंडीशंस को क्योंकि इनके गिर्द एक मोटी दीवार मौजूद होती है। जैसी फेवरेबल कंडीशंस जो हैं वो अवेलेबल होती हैं, जो स्पोर्स हैं ये जर्मिनेट का मतलब होता है ग्रो कर जाना, टू प्रोड्यूस न्यू फंजाई एंड बैक्टीरिया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बच्चों उसने फंजाई और बैक्टीरिया के हवाले से दोनों से बात की है तो आप टू प्रोड्यूस न्यू फंजाई एंड बैक्टीरिया लिखेंगे। तो आप लोगों ने इसको जो है वो मार्क कर लेना। आप लोग ये शॉर्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप लोगों ने ये पैराग्राफ जो है वो लिखना है। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको क्वेश्चन नंबर ठीक भी समझ आ गई होगी। अब बच्चों देखें वो कहते हैं डिस्क्राइब हाउ वेजिटेटिव प्रोपगेशन अकर्स थ्रू रनर्स। तो बच्चों रनर्स को हम स्टोलोन भी कहते हैं। बच्चों इसमें आप लोग क्या करेंगे, जो स्टोलोन का पैराग्राफ है वो आप लिख देंगे। स्टूडेंट्स देखें आपके स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है दिस इज द स्टोलोन या फिर रनर। अब यहां से लेकर यहां तक बच्चों ड्यूरिंग द लेक्चर मैंने आप लोगों को बहुत तफसील से समझाया था। अगर आपको ये समझ नहीं आया तो आप लेक्चर जाकर सुन सकते हैं, बहुत आसान है और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में आपको ये समझ आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों ने ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लोगों ने इसको हेडिंग्स बना के लिखना और इसकी हेडिंग्स क्या है ये भी आप लेक्चर के अंदर जाकर देख सकते हैं। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है स्टेट हाउ पोटैटोज रिप्रोड्यूस थ्रू ट्यूबर्स। ट्यूबर्स के जरिए पोटैटोज किस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं। तो बच्चों इसका आंसर भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसी के नीचे स्टोलोन के नीचे उन्होंने ट्यूबर्स के हवाले से लाइन लिखी हुई है, ठीक है। बच्चों यहाँ पे आप सबसे पहले लिखेंगे पोटैटोज रिप्रोड्यूस बाय ट्यूबर्स, फिर आगे लिखेंगे फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, मतलब ये वाली लाइन है ना। तो बच्चों आप इसको पहले ले आएंगे और फिर ये जो लाइंस है बाकी दो लाइंस इसको आप बाद में लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप पोटैटो रिप्रोड्यूस बाय ट्यूबर्स ये लाइन लिखेंगे, फिर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है इसको सेकंड नंबर पर लिखेंगे। तो इस तरह से आप इस शॉर्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है वो कहते हैं डिस्क्राइब द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। बच्चों वेजिटेटिव प्रोपगेशन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं इसका बच्चों एक अलग से हमने लेक्चर के अंदर पढ़े थे, ये बहुत आसान है। बहुत छोटे एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस हैं बच्चे, आप लोगों से इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से पूछे जा सकते हैं, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। बच्चों आमतौर पे वो आप लोगों से शॉर्ट क्वेश्चन में या तो सिर्फ वो एडवांटेजेस पूछेगा या डिसएडवांटेजेस पूछेगा, दोनों आप लोगों से इकट्ठा शॉर्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अगर आपसे एडवांटेजेस पूछेगा तो आप पॉइंट्स बना के एडवांटेजेस लिख देंगे, अगर वो आपसे डिसएडवांटेजेस पूछेगा तो आप ये पैराग्राफ जो है वो पॉइंट्स बनाकर लिख देंगे। और अगर आप इसके पॉइंट्स देखना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स आप लोग जो है वो लेक्चर जाकर
सुन सकते हैं। हमने लेक्चर के अंदर जो है वो बहुत ही तफसील से इनके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस को पढ़ा था। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 है, नेम द 4 वर्ल्स प्रेजेंट इन अ फ्लावर एंड आल्सो टेल द कंपोनेंट्स ऑफ ईच वर्ल। अब वो तो बहुत आसान है, 4 वर्ल्स होती हैं फ्लावर की। कैलक्स जो सबसे बाहर होती है, उसके अंदर होती है कोरोला, फिर उसके अंदर होती है एंड्रोशियम और उसके अंदर होती है गायनीशियम। ठीक है, अब जो कैलक्स है बच्चों, उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं? कैलक्स जो है वो मिलकर बनी होती है ग्रीन लीफ लाइक, ठीक है, ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर जिनको हम सेपल्स का नाम देते हैं। जो कोरोला है बच्चों वो कलरफुल पेटल से मिलकर बनी होती है। जो एंड्रोशियम है बच्चों वो स्टेमन से मिलकर बनी होती है। स्टेमन आगे से फिलामेंट और एंथर पर मुश्तमिल होते हैं। उसके बाद बच्चों जो गायनीशियम है वो कार्पल से मिलकर बनी होती है। ठीक है, बहुत आसान है बच्चों, ये एग्जैक्ट हूबहू आपके बुक के अंदर तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन आप सिंपल लिखेंगे इस तरह से कि देयर आर 4 वर्ल्स प्रेजेंट इन अ फ्लावर। आप एक लाइन के अंदर लिखेंगे कैलक्स, फिर कोरोला, फिर एंड्रोशियम, फिर गायनीशियम। ठीक है, फिर कैलक्स के आगे, ठीक है बच्चों, कैलक्स के आगे लिखेंगे आप कंपोनेंट ऑफ कैलक्स आर सेपल्स। जो कैलक्स की कंपोनेंट है वो सेपल्स है। फिर इसी तरह कोरोला के आगे आप लिखेंगे कंपोनेंट ऑफ कोरोला आर पेटल्स। फिर इसी तरह आप लिखेंगे एंड्रोशियम के आगे कंपोनेंट ऑफ एंड्रोशियम आर स्टेमन्स, और इसी तरह कंपोनेंट ऑफ गायनीशियम आर कार्पल्स। ठीक है, तो आप इस तरह से शॉर्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। उसके बाद बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, ब्रीफली डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ एग सेल एंड पोलर न्यूक्लियाई विद इन एम्ब्रियो सैक ऑफ अ फ्लावर। बच्चों एक फ्लावर की जो एम्ब्रियो सैक है उसके अंदर एग सेल और पोलर न्यूक्लियाई। बच्चों पोलर न्यूक्लियाई यहाँ पे असल में बच्चों वो उन न्यूक्लियाई को कह रहा है जो कि आपस में मिलकर फ्यूजन न्यूक्लियस बनाते हैं। बच्चों ये आपको याद है ना, फ्यूजन न्यूक्लियस, जब हमने पढ़ा था डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट या फिर एम्ब्रियो सैक, बच्चों वहां पे मैंने आपको बताया था कि 2 न्यूक्लियाई आपस में मिलकर फ्यूजन न्यूक्लियस बनाते हैं। तो बच्चों वो न्यूक्लियाई जो कि आपस में मिलेंगे उन न्यूक्लियाई को हम नाम देते हैं पोलर न्यूक्लियाई का, और वो पोलर न्यूक्लियाई आपस में मिलकर फ्यूजन न्यूक्लियस बनाते हैं। तो बच्चों एग सेल और पोलर न्यूक्लियाई के जो है वो फॉर्मेशन किस तरह से होती है, आया बच्चों हम इसको देखते हैं। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहां से लेकर यहां तक जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर होगा। तो आप लोग इसको लिखेंगे। 2 कहता है जो ओव्यूल है वो मेगास्पोरेंजियम के तौर पर एक्ट करता है। इसके अंदर एक डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल है जो कि मियोसिस के नतीजा में 4 हैप्लॉयड मेगास्पोर्स बनाता है। सिर्फ एक मेगास्पोर जो है वो जिंदा रहता है। अब मेगास्पोर के अंदर जो है वो 8 हैप्लॉयड न्यूक्लियाई बनते हैं माइटोसिस के जरिए, जिसमें से 2 न्यूक्लियाई जो हैं वो सेंटर की तरफ माइग्रेट कर जाते हैं और वो मिलकर फ्यूजन न्यूक्लियस बनाते हैं। ठीक है, वो न्यूक्लियाई जो कि सेंटर की तरफ माइग्रेट करते हैं इन्हें ही बच्चों हम नाम देते हैं पोलर न्यूक्लियाई का। तो आपने इस पॉइंट को भी जहन में रखना है। इसके बाद बच्चों वो बाकी जो है वो एक न्यूक्लियस बाकी 6 में से वो फीमेल गैमेटोफाइट एग बना देते हैं। ठीक है, फीमेल गैमेट क्या बना देते हैं? एग बना देते हैं। और बाकी 5 जो है वो नॉन फंक्शनल सेल्स रहते हैं। तो आपने इस पैराग्राफ जो है शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर लिखेंगे। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 है डिफरेंसेस। अब बच्चों डिफरेंसेस जो हैं ये इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं। आप लोगों से पेपर में बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप लोगों से डिफरेंसेस ही पूछे जाएंगे। बच्चों डिफरेंसेस जो हैं मैंने बेहतरीन किस्म के डिफरेंसेस आप लोगों के लिए लिखे हैं। आप लोग इन्हें लाजमी तौर पर कॉपी के ऊपर नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। मुझे यहाँ पे देखिए मैंने आप लोगों के लिए सबसे पहले जो है वो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फर्क जो है मैंने आप लोगों के लिए लिखा हुआ है। तो आप लोग इसको देख सकते हैं। बच्चों ड्यूरिंग द लेक्चर भी मैंने आपको ये स्लाइड दिखाई थी और मैं दोबारा से आपको स्लाइड दिखा रहा हूँ। आप लोग यहाँ से ए सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फर्क जो है वो देख सकते हैं। बच्चों फर्स्ट लेक्चर के अंदर मैंने इसको एक्सप्लेन किया था, वहां पे जाके इसको लेक्चर को सुन भी सकते हैं और इसको समझ भी सकते हैं। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बच्चों किसी भी किस्म की गैमेट्स की फ्यूजन नहीं होती, यहाँ पे स्पर्म और एग नहीं मिलते, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बच्चों क्या होता है? स्पर्म और एग आपस में मिलते हैं। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बच्चों जो नए जानदार बनते हैं वो जेनेटिकली डीएनए के लिहाज से सेम होते हैं पेरेंट्स की तरह, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नतीजा में बच्चों जो जानदार बनते हैं उनमें वेरिएशंस होती हैं, उनमें तब्दीलियां होती हैं। क्यों बच्चों? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जब जो स्पर्म और एग हैं वो मियोसिस के जरिए बनते हैं, और मियोसिस में आपको पता है कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस होते हैं। यही बात हमने सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस चैप्टर नंबर 4 के अंदर जब हमने सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस पढ़ा था वहां पर भी मैंने आपको ये बात बताई थी। तो बच्चों आप लोग इस फर्क को नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद बच्चों बाइनरी फिशन इन बैक्टीरिया और बाइनरी फिशन इन अमीबा, बच्चों ये इंपॉर्टेंट फर्क है। अब बच्चों यहाँ पर सबसे बेहतरीन फर्क अगर इसमें ये होगा कि आप लोग इसमें क्या करें, आप बच्चों आप लोग उनकी लेबल डायग्राम अगर ड्रॉ कर देना तो सबसे बेहतरीन फर्क जो है वो इसमें आपका कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, मैं आप लोगों को डायग्राम दिखा देता हूँ। तो स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये बाइनरी फिशन इन बैक्टीरिया की ये डायग्राम है और बाइनरी फिशन इन अमीबा की ये डायग्राम है। ठीक है, तो आप लोग बाइनरी फिशन इन बैक्टीरिया की हेडिंग दें, ये ड्रॉ करें, बाइनरी फिशन इन अमीबा की हेडिंग दें, आप ये डायग्राम ड्रॉ करें। बच्चों आप लोगों को कंफर्म 2 नंबर आप लोगों को पक्के पक्के मिल जाने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं ये। अगर आप लोग सिर्फ कुछ थ्योरी ना लिखें सिर्फ ये डायग्राम्स बना दे तो भी आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन में नंबर मिल जाएंगे। तो बच्चों इसी वजह से आप लोगों ने यहाँ पे लेबल डायग्राम्स इनके ड्रॉ करनी है। इसके बाद बच्चों स्टोलोन और राइजोम में क्या फर्क होता है? अब बच्चों तकरीबन वही लाइंस हैं जो ड्यूरिंग द लेक्चर हमने पढ़ी थी और जो बुक की लाइंस हैं। बच्चों हमने बस उन लाइंस को थोड़ा सा अरेंज करके बस फर्क बनाया हुआ है। आप लोगों से अगर पेपर में फर्क पूछ लेता तो आप लोग इस तरह से जो है इसके फर्क को लिखेंगे। तो बच्चों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं बहुत आसान
जो है वो फर्क मैंने आप लोगों के लिए बनाया हुआ है, आप लोग यहाँ पे लिखेंगे। और जो ध्यान रखें कि जब कभी भी आप फर्क लिख रहे हो ना, तो आप लोगों ने जो है वो बहुत अच्छे तरीके से डिफरेंस लिखना होता है, ठीक है। वो जो डिफरेंस के हवाले से ना मैं कमेंट सेक्शन के अंदर एक शॉर्ट वीडियो मैंने बनाई थी, जिसमें एक मैंने फर्क बताया हुआ था। अब बच्चों वो फर्क आप लोगों ने सैंपल के तौर पर देखना है और बिल्कुल उसी पैटर्न के ऊपर आप लोगों ने अपने डिफरेंस को लिखना है, ठीक है। आप लोग उसे लाजमी देखिएगा और उसी पैटर्न के ऊपर आप लोगों ने अपने डिफरेंसेस को लिखना है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से स्टोलोन और राइजोम के अंदर आप लोग फर्क लिखेंगे। मैंने आप लोगों के लिए पॉइंट्स लिख दिए हैं, आप लोग यहाँ से जो है उसको कॉपी कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों अगला फर्क जो है वो बल्ब्स और कॉम्स का है। बल्ब्स और कॉम्स में आप लोगों से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप लोगों ने इसका जो फर्क आएगा तो आपने इसको इस तरह से लिखना है, ठीक है। मैंने आप लोगों के लिए पॉइंट्स बना दिए, आप लोग इसको नोट कर लें। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास जो फर्क आएगा वो कटिंग्स और ग्राफ्टिंग का है। बच्चों कटिंग्स और ग्राफ्टिंग का बेहतरीन फर्क आप लोगों ने किस तरह से लिखना है ये भी मैंने आप लोगों को यहाँ पे स्लाइड के अंदर शो कर दिया, आप लोग इसको देख लें। बच्चों वही बुक की लाइंस है, बस थोड़ा सा मैंने अरेंज कर दी है कि कौन सी लाइन आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर लिखनी है। अक्सर स्टूडेंट्स को पता नहीं चल रहा होता कि हमने डिफरेंस में कौन सी लाइन लिखनी है कौन सी नहीं लिखनी। तो यहाँ पे बच्चों मैंने आप लोगों के लिए बेहतरीन जो है वो डिफरेंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर शो कर रहा हूँ, आप लोग इसे देख सकते हैं। इस तरह बच्चों यहाँ पे एक फर्क है वेजिटेटिव प्रोपागेशन और आर्टिफिशियल प्रोपागेशन में क्या फर्क होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन क्या है और आर्टिफिशियल प्रोपागेशन क्या है, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपागेशन में क्या होता है, प्लांट की वेजिटेटिव पार्ट्स को इस्तेमाल करते हुए नए प्लांट्स को रिप्रोड्यूस किया जाता है। अब आगे दो तरह से होती है, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन और आर्टिफिशियल। अब यहाँ पे वो आर्टिफिशियल प्रोपागेशन पूछ रहा है। आर्टिफिशियल प्रोपागेशन बच्चों नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन ही की एक टाइप है, जिसमें जो ह्यूमंस हैं बच्चों वो नए प्लांट्स को प्रोड्यूस करते हैं प्लांट्स की वेजिटेटिव पार्ट्स को इस्तेमाल करते हुए। अब इसमें क्या है, कटिंग और ग्राफ्टिंग, इसके दो तरीकेकार हैं। तो बच्चों होपफुली आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब बच्चों अगला फर्क देखें, आप लोगों से पेपर में पूछा जा सकता है कि मेल गेमेटोफाइट और फीमेल गेमेटोफाइट में क्या फर्क होता है। जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है, आप लोग इसको अच्छी तरह इसके ऊपर इंपॉर्टेंट लिख लें, आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे तरीके से याद करना है, इसको कॉपी के ऊपर लाजमी नोट डाउन कर लें। मेल गेमेटोफाइट को पोलन ग्रेन कहते हैं, फीमेल गेमेटोफाइट को एम्ब्रियो सैक कहते हैं। ये पोलन सैक्स के अंदर बनता है जो कि एंथर के अंदर मौजूद होते हैं, ये ओव्यूल्स के अंदर बनते हैं। फीमेल गेमेटोफाइट जो कि कार्पल्स के अंदर मौजूद होते हैं। बच्चों जो मेल गेमेटोफाइट या पोलन ग्रेन है वो एक ट्यूब सेल पर मुश्तमिल होते हैं और साथ दो स्पर्म्स पर मुश्तमिल होते हैं जिनको जनरेटिव सेल प्रोड्यूस करते हैं। इसी तरह बच्चों जो फीमेल गेमेटोफाइट है वो एक फ्यूजन न्यूक्लियस, एक एग और 5 नॉन फंक्शनल सेल्स पर मुश्तमिल होती है, ठीक है। बच्चों इसके बाद जो है वो अगला फर्क आप लोगों से जो पूछा जाएगा वो है कैलक्स और कोरोला के अंदर क्या फर्क होता है। तो बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं कैलक्स जो है वो सबसे बाहर वाली विरल है, ये सेकंड नंबर पर आती है, कैलक्स के अंदर वाली साइड पर मौजूद होती है। ये ग्रीन लीफ लाइक सेपल्स पर मुश्तमिल होती है, ये कलर्ड पेटल्स पर मुश्तमिल होती है। इसका फंक्शन क्या होता है बच्चों, इसने प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है डेवलपिंग फ्लावर के अंदर जो हिस्से मौजूद है उनको। उसके बाद बच्चों ये क्या करती है, पोलिनेशन के लिए इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करती है, क्लियर। इसके बाद बच्चों यहाँ पे आप लोगों के जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि स्टेमन्स और कार्पल्स में क्या फर्क होता है। तो बच्चों आप लोग इस तरह से लिखेंगे, जो स्टेमन है बच्चों वो एक एंथर और फिलामेंट पर मुश्तमिल होता है। बच्चों यहाँ पे आप एक फर्क ये भी ऐड कर सकते हैं कि जो स्टेमन है ना बच्चों वो इंडिविजुअल यूनिट्स होते हैं, वो कंपोनेंट्स होते हैं किसके, एंड्रोशियम के, जबकि जो कार्पल्स हैं बच्चों वो कंपोनेंट्स होते हैं किसके, गायोनेशियम के, ठीक है। उसके बाद बच्चों अगर आप लोगों से शॉर्ट क्वेश्चन में सिर्फ पूछा जाएगा ना, तो आप लोग अगर इसको ना भी एक्सप्लेन करें तो भी कोई मसला नहीं है, आप सिर्फ इतना लिखें स्टेमन्स क्या होते हैं बच्चों। आप पहले डिफरेंस में ये लाइन लिखेंगे कि जो स्टेमन्स है बच्चों, स्टेमन्स आर द इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ एंड्रोशियम। क्या लिखेंगे, स्टेमन्स आर द इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ एंड्रोशियम। और यहां पे पहली लाइन आप क्या लिखेंगे, कार्पल्स आर द इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ गायोनेशियम। एक फर्क हो गया बच्चों। फिर आप यहां पे लिखेंगे ईच स्टेमन कंसिस्ट ऑफ एन एंथर एंड अ फिलामेंट। हर स्टेमन जो है वो एक एंथर और फिलामेंट पर मुश्तमिल होती है, जबकि जो कार्पल है बच्चों वो एक स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी पर मुश्तमिल होता है। दो फर्क शॉर्ट क्वेश्चन में लिख देंगे तो बहुत है, लेकिन बच्चों अगर आप लोगों से वो फर्क को लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ लेता है, लॉन्ग क्वेश्चन में बिलफर्ज उसने डिफरेंस दे दिया आप लोगों को, तो फिर आप इन एंथर और फिलामेंट को एक्सप्लेन करेंगे और यहां से आप ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा को इस तरह एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो होपफुली बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि फर्क शॉर्ट क्वेश्चन में आप किस तरह से लिखेंगे, और अगर ये डिफरेंस आप लोगों से लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से पूछ लिया जाता है, ठीक है, तो आप लोग इस डिफरेंस को लॉन्ग क्वेश्चन में किस तरह से लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स होपफुली आप लोगों को जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से जो है वो क्लियर हो गए होंगे बच्चों। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों। आप यहाँ पे फ्लावर को क्या करना है, लेबल करना है। बहुत आसान है बच्चों इसकी लेबलिंग। आप यहाँ पे देखें बच्चों, ये इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड स्टिग्मा। इसको बच्चों हम एंथर का नाम देंगे, इसको हम पेटल्स का नाम देंगे, इसको हम स्टाइल का नाम देंगे। ये जो बच्चों आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है, दिस इज द फिलामेंट, इसको हम फिलामेंट कहेंगे बच्चों। ये क्या है, ये ओवरी है। ओवरी के बाद बच्चों आपको नीचे जो नजर आ रहे हैं, दीज आर द सेपल्स, और ये बच्चों क्या है, ये रिसेप्टिकल है, ठीक है। तो आप लोग इसको जो है वो लाजमी तौर पे लेबल कर लीजिएगा बच्चों। अगर आपको लेबलिंग की समझ नहीं आ रही, मैंने आपसे आपको बता दिया, लेकिन आप लोग बुक के पीछे जो डायग्राम बनी हुई है
वहां से भी आप इसको कंसल्ट कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चों यहाँ पे जो है वो लॉन्ग क्वेश्चंस गिवन है। अब बच्चों लॉन्ग क्वेश्चंस बायोलॉजी के अंदर लाजमी नहीं कि आप लोगों से यही लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसा कि मैंने भी आपको बताया, वो आप लोगों से कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन पूछ सकता है। वो आप लोगों से लॉन्ग क्वेश्चन में कोई से दो फर्क भी पूछ सकता है, ठीक है। जिस तरह मैंने आपको डिफरेंसेस बताया है ना, अब 2 नंबर का एक फर्क, एक डिफरेंस 2 नंबर का है, तो आप लोगों से 4 नंबर में वो 2 डिफरेंसेस पूछ सकता है, ठीक है। आप लोगों से वो 4 नंबर में 4 डेफिनेशंस पूछ सकता है। तो आप लोगों से वो किसी भी तरह लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो उसको पूछ सकता है। तो आप लोगों ने चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। बहुत आसान चैप्टर है, ठीक है। अगर आप चीजों को एक आसान तरीके से लेकर चलेंगे तो ये चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा और आप इसमें से बहुत अच्छे स्कोर जो है वो कर सकते हैं। बच्चों यहाँ पे देखें बाइनरी फिशन इन बैक्टीरिया को एक्सप्लेन करना है आपने। उसके बाद सेकंड में देखें वेजिटेटिव प्रोपागेशन क्या होती है। आपने जो है वो वेजिटेटिव प्रोपागेशन के लिए आपने डिफरेंट प्लांट स्ट्रक्चर्स बताने हैं जो कि मॉडिफाइड हुए हैं, ठीक है, डिफरेंशिएट करना है। तो स्टूडेंट्स इसको मैं जो है वो आपको बुक से दिखा देता हूं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वेजिटेटिव प्रोपागेशन के हवाले से यहाँ पे लाइंस लिखी हुई हैं। वेजिटेटिव प्रोपागेशन जो है ये आर्टिफिशियल भी हो सकती है, नेचुरल भी हो सकती है। और यहाँ पे देखें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स जो हैं वो वेजिटेटिव प्रोपागेशन को करवाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास जो है वो स्टेम आ जाएगा। उसके बाद बच्चों स्टेम के बाद स्टेम से 5 वेज के जरिए जो है वो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन होगी। उसके बाद बच्चों सक्कर्स आ जाएंगे और फिर मॉडिफाइड लीव्स आ जाएंगे, ठीक है। तो बच्चों आप लोग जो है वो इसको एक्सप्लेन करेंगे। इतना लंबा आप लोगों से लॉन्ग क्वेश्चन वो नहीं पूछेगा, लेकिन एक्सरसाइज का लॉन्ग क्वेश्चन है तो आप लोगों को इसके हवाले से पता होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे देखें डिस्क्राइब द वेज बाय विच ह्यूमंस कैन ग्रो न्यू प्लांट्स। अब यहाँ पे आप आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन लिख देंगे। उसके बाद देखें डिफाइन स्पोरोफाइट एंड गेमेटोफाइट, स्टेट देयर रोल्स इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स। बच्चों अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के हवाले से एक लेक्चर हमारे चैनल पर अवेलेबल है। इसी चैप्टर का आप लोग वहां पे जाके इस लॉन्ग क्वेश्चन को याद कर सकते हैं। इसके बाद देखें एक्सप्लेन द लाइफ साइकिल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स फोकसिंग ऑन अल्टरनेशन बिटवीन द गेमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट जनरेशंस। अब बच्चों ध्यान में रखें कि इतना लंबा आप लोगों से कभी भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अगर वो आप लोगों से लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोगों से लाइफ साइकिल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स को ड्रॉ करने का कहेगा, तो आप लोगों को ये ड्रॉ करनी आनी चाहिए। इसके बाद बच्चों यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 6 है डिस्क्राइब हाउ द फीमेल गेमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक डेवलप्स विद इन द ओव्यूल ऑफ अ फ्लावर। बच्चों डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट एक लॉन्ग क्वेश्चन है बच्चों, वो मैंने आपको बताया। आप लोगों ने उसकी थ्योरी और साथ उसकी जो डायग्राम मैंने आपको ड्यूरिंग द लेक्चर बनवाई थी, आप लोगों ने उसको ड्रॉ करना है। अब बच्चों यहाँ पे लास्ट पे इंक्वेस्टिव क्वेश्चंस हैं। बच्चों मैंने आप लोगों के लिए इंक्वेस्टिव क्वेश्चन जो है यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप लोग यहाँ से इनको देख सकते हैं। बच्चों पहला इंक्वेस्टिव क्वेश्चन है why are spores considered an adaptation for survival in harsh environmental conditions। बच्चों हार्श का मतलब होता है सख्त, सख्त माहौलियाती हालात के अंदर बच्चों ये जो स्पोर्स हैं, ठीक है, सर्वाइवल का मतलब होता है जिंदा रहना, अडेप्टेशन का मतलब होता है हालात के मुताबिक ढालना। बच्चों जब बाहर माहौल के अंदर सख्त कंडीशंस होती हैं तो स्पोर्स को उस सख्त माहौल के अंदर जिंदा रहने के लिए क्यों अडेप्ट किया जाता है, क्यों जानदार जो है वो स्पोर्स बनाते हैं हार्श इन्वायरमेंटल कंडीशंस के अंदर। तो बच्चों इसकी रीजन देखें, बहुत आसान है। मैंने आप लोगों के लिए आंसर्स लिखे हैं, आप लोग इनको नोट डाउन कर सकते हैं। स्पोर्स हैव थिक वॉल्स दैट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम हीट, ड्राइनेस एंड लैक ऑफ फूड। स्पोर्स की मोटी दीवार होती है जो कि इन्हें गर्मी से, खुश्की से और खुराक की कमी से बचाती है। दे कैन स्टे इनएक्टिव फॉर अ लॉन्ग टाइम। बच्चों ये बहुत लंबे अरसे तक इनएक्टिव रह सकते हैं एंड ग्रो व्हेन कंडीशंस बिकम फेवरेबल। फिर अब दोबारा से हालात जो हैं वो इनके लिए मुनासिब होते हैं तो फिर ये ग्रो कर सकते हैं। दिस हेल्प्स प्लांट्स सर्वाइव हार्श एनवायरमेंट्स। और ये जो है ये पौधों को मुश्किल माहौल को बर्दाश्त करने के काबिल बनाता है, ठीक है। बच्चों आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ डू asexual and sexual reproduction contribute differently to genetic diversity of plant populations। वो जो प्लांट पॉपुलेशन में जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है, जेनेटिक डाइवर्सिटी से मुराद ये है कि जीन्स के लिहाज से जो डाइवर्सिटी है, खसूसियात के लिहाज से जो वैरायटी है बच्चों, उसमें सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो अलग अलग तरह से किस तरह से कंट्रीब्यूट करते हैं। तो यहाँ पे देखें बच्चों बहुत आसान है, इसका आंसर मैंने आप लोगों के लिए लिखा हुआ है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बच्चों आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग बनाते हैं, एक जैसे जानदार बनाते हैं। सो देयर इज नो जेनेटिक वैरायटी, ठीक है, या फिर देयर इज नो जेनेटिक डाइवर्सिटी भी आप लिख सकते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नतीजा में जो बनने वाले जानदार हैं उनमें किसी भी किस्म की कोई जेनेटिक डाइवर्सिटी नहीं होगी। और सेकंड पॉइंट देखें बच्चों जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें जीन्स मिक्स होते हैं, ठीक है, किसके जरिए, क्रॉसिंग ओवर के जरिए। अगर आपको याद हो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बच्चों जो है स्पर्म और एग की जो फॉर्मेशन है बच्चों प्लांट्स के अंदर, अगर आप जहन में रखें प्लांट्स के अंदर जो स्पर्म और एग की फॉर्मेशन जो है वो माइटोसिस के जरिए होती है। लेकिन अगर आप ह्यूमंस को जहन में लाएं, एनिमल्स को जहन में लाएं, तो हमारे अंदर स्पर्म और एग की फॉर्मेशन जो है वो मियोसिस के जरिए होती है। अब बच्चों प्लांट्स के अंदर मियोसिस के नतीजे में क्या बनते हैं, स्पोर्स बनते हैं। तो आपने इस फर्क को जहन में रखना है, ठीक है। आप लोगों से पेपर में कंफ्यूजिंग एमसीक्यू पूछ लिया जाता है कि इन प्लांट्स
स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय माइटोसिस, मियोसिस, बोथ ऑफ दिस या नन ऑफ दिस। तो ज्यादातर बच्चे जैसे ही स्पर्म का लफ्ज आता है ना, तो चैप्टर नंबर 4 के अंदर हमने पढ़ा था कि जो स्पर्म है वो मियोसिस के नतीजा में बनते हैं, ठीक है। अब बच्चों वो एनिमल्स के अंदर बनते हैं, प्लांट्स के अंदर जो स्पर्म्स है वो माइटोसिस से बनते हैं, प्लांट्स के अंदर मियोसिस के नतीजा में स्पोर्स बनते हैं। तो जब भी मियोसिस होती है बच्चों, तो मियोसिस के नतीजा में क्रॉसिंग ओवर होती है, क्रॉसिंग ओवर में जीन्स की मिक्सिंग होती है, जिसकी वजह से नई जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है वो उभर कर सामने आती है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो मिक्स करते हैं जीन्स को फ्रॉम टू पेरेंट्स, क्रिएटिंग डाइवर्सिटी इन द प्लांट पॉपुलेशन, और प्लांट पॉपुलेशन के अंदर जो है वो डाइवर्सिटी को क्रिएट करते हैं। डाइवर्सिटी हेल्प्स प्लांट्स अडेप्ट टू चेंजिंग एनवायरमेंट्स। जब प्लांट के अंदर डाइवर्सिटी आती है, वैरायटी आती है, तो बच्चों उनमें से कुछ पौधे होते हैं जो माहौल को बड़े बेहतर तरीके से ढाल लेते हैं, अपने आप को माहौल के हिसाब से बहुत बेहतर तरीके से अडेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो उनका सर्वाइवल जो है वो ज्यादा बेहतर हो जाता है माहौल के अंदर, ठीक है। तो इसका ये फायदा होता है। इंक्विजिटिव क्वेश्चन नंबर 3 देखें बच्चों, वो कहता है हाउ डज द पोलन ट्यूब फैसिलिटेट। फैसिलिटेट का मतलब होता है सहूलतकारी करना, सहूलत फराहम करना। किस तरह से जो पोलन ट्यूब है वो फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर फैसिलिटेट करती है, सहूलत फराहम करती है, इसको आसानी फराहम करती है। तो देखिए यहाँ पे बच्चों को कहते हैं द पोलन ट्यूब ग्रोज फ्रॉम पोलन ग्रेन इनटू द ओवरी ऑफ द फ्लावर। बच्चों आपको पता है कि यहाँ पे इस तरह से अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूं बच्चों, दिस इज द कार्पल, सबसे ऊपर वाली जो इसकी ओपनिंग है स्टिग्मा, ये स्टाइल और ये ओवरी, और यहाँ पे बच्चों ओव्यूल पड़ा होता है, और ओव्यूल की यहाँ पे जो ओपनिंग होती है इसको माइक्रोपाइल का नाम देते हैं। अब यहां से बच्चों पोलन ट्यूब होकर आती है और यहां से एंटर होती है, ठीक है। तो पोलन ट्यूब बच्चों पोलन ग्रेन से ग्रो करती है और फ्लावर के ओवरी तक आती है। अब ये क्या कैरीज मेल गैमेट सेफली टू द ओव्यूल। अब बच्चों जो मेल गैमेट्स हैं, जो स्पर्म्स हैं, उनको बाहिफाजती ओव्यूल तक लेकर आती है। अब दिस इंश्योर्स डबल फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। और बच्चों ये जो पोलन ट्यूब है जब वो सेफली लेके आती है स्पर्म्स को, तो अंदर आके स्पर्म जो है वो एक एग के साथ मिल जाएगा, एक फ्यूजन न्यूक्लियस के साथ मिल जाएगा, तो यहाँ पर डबल फर्टिलाइजेशन होगी। तो इस तरह से वो डबल फर्टिलाइजेशन को जो क्या करती है, इंश्योर करती है, यकीनी बनाती है। अगर पोलन ट्यूब ना हो तो स्पर्म्स की हो सकता है कि माहौलियाती कंडीशंस की वजह से उनकी डेथ हो जाए और फर्टिलाइजेशन ना हो। अगर फर्टिलाइजेशन ना हो तो पौधे की अगली जनरेशन जो है वो कैसे आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो पोलन ट्यूब है वो फर्टिलाइजेशन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो स्टूडेंट्स होपफुली आप लोगों को इस चैप्टर की एक्सरसाइज है बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी। अगर आज के इस लेक्चर के हवाले से आपका किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।